सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को। इससे पहले काफ़ी एमसीक्यूज़ की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर डल चुकी हैं, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि स्पेशली हमने यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, और उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूके PSC को दे दी गई है। ये आपने भी न्यूज़ में काफ़ी देखी होगी। तो यूके PSC के द्वारा क्या इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें इनके नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग ये चीज़ मान के चलेंगे कि यूके SSC के कोर्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग को तैयारी करनी है और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो डेट है वो भी फिक्स हो गई है। फरवरी के अंदर इसको एग्ज़ाम जो आपका है कंडक्ट किया जाना है। यूके SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एक री एग्ज़ाम था उसको बेसिकली। और इसमें जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि इसमें जो नए एप्लीकेंट्स हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। और ये बात अब यहाँ पे निकल के आई कि जो न्यू एप्लीकेंट्स हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और जो पहले से जिसने फॉर्म भरा हुआ था वो लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहले के स्टूडेंट्स हैं उनको इसके अंदर कोई भी फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर एप्लीकेशन फिल आउट करेंगे। जबकि जो नए कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे फ़ी जो भी यहाँ पर रखी जाएगी यूके PSC के द्वारा, तो वो फ़ी को कंप्लीट करेंगे और एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा नेक्स्ट मंथ में, अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन निकलेगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। और जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो फिर उसके एनालिसिस और सब कुछ हम लोग अपने चैनल पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले अगर कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेरीज कर सकते हैं। 8394948137 व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाती हैं। PDFs भी आपको सारी इसमें अवेलेबल हो जाएंगी और सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी पार्ट दोनों कवर किया गया है। और जो नोट्स हैं आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल इसके अंदर है, तो आप जल्दी से जल्दी इस पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आज के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है इसके अंदर, द ओनली वेरिएबल गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हम कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल होता है वो क्या होता है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, एसेट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। मीन्स दो तरह के थॉट्स आपको देखने को इसके अंदर मिलते हैं। एक तो आपको ट्रेडिशनल थॉट इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि पुराने टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, ओल्ड टाइम पीरियड से, और एक आपको यहाँ पे न्यू या हम इसको मॉडर्न थॉट भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये दो तरीके के थॉट्स या स्कूल्स आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल और मॉडर्न यहाँ पे होता है। तो मॉडर्न थॉट्स के अकॉर्डिंग या मॉडर्न प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेंस में हम लोग बात करें गोल की, तो इसका मतलब होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व। अब हमारे पास फाइनेंस फंक्शंस को समझने के लिए क्वेश्चन है कि फाइनेंस फंक्शन होता क्या है। ऑप्शन आपके पास में है एक्सपेंडिचर ऑफ द फंड्स ओनली, सेफ कस्टडी ऑफ द फंड्स ओनली, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फाइनेंस ओनली, या प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो ये ऑप्शंस में से आपको देखना है कि फाइनेंस फंक्शंस किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है। तो फाइनेंस फंक्शन के अंदर आपके पास में जो चीज़ होती है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हम प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास जब हम लोग बात कर रहे हैं फंड्स को यूटिलाइज करने की, तो यूटिलाइजेशन अलग चीज़ है और साथ में प्रोक्योरमेंट अलग चीज़ है। प्रोक्योरमेंट का मतलब यहाँ पे होता है कि फ़ंड को अवेल कहाँ से करेंगे आप, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड की इसके अंदर हम बात करते हैं कि आपको जो फंड्स लेने हैं उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपके पास में एक कम एक्सपेंडिचर करके आप फंड को यहाँ पे ले सकते हैं या फंड का आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। और उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जस्ट प्रोक्योरमेंट से काम नहीं चलेगा, उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करेंगे तभी हमको एक कॉस्ट बेनिफिट इसके अंदर होगा, जिसकी यहाँ पे बात की गई है ऑप्शन नंबर डी में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें आपसे बोला गया है द गोल ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन टेक्स इनटू कंसिडरेशन। जब हम लोग बात करते हैं गोल की, किसकी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की, तो ये किस चीज़ को कंसिडर करता है? टाइमिंग ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न की, अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड, रिस्क रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी ऑफ द रिटर्न, या ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर सभी ऑप्शन आपके सही बनते हैं यहाँ पे। तो मतलब टाइमिंग ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर आपका रिटर्न कौन से टाइम पे मिल रहा है ये भी इसके अंदर मैटर करता है, मतलब आपको रिटर्न किस टाइम पे मिल रहा है। दूसरा, कितना अमाउंट आपको रिटर्न मिल रहा है, मीन्स कितना रेट से आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। तीसरा, रिस्क कितना, अनसर्टेनिटी, जो कि हम लोग को पता है कि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो उसमें जो अनसर्टेनिटी होती है तो उस अनसर्टेनिटी से रिलेटेड रिस्क कितना एसोसिएटेड है ये भी इसके अंदर मैटर करता है। तो इसका सारी की सारी चीज़ें यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टमेंट इन एसेट ओनली व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू अर्न ए रिटर्न ग्रेटर देन ए मिनिमम एक्सेप्टेबल रिटर्न इज टर्म्ड एज। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पूछा गया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुड एम एट इन्वेस्टिंग इन एसेट ओनली। कहा गया है कि जब भी आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट के फॉर्म में की जानी चाहिए। व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू अर्न ये रिटर्न ग्रेटर देन ये मिनिमम एक्सेप्टेड रिटर्न इज टर्म्ड एज, यानी कि आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट में एक एक्सपेक्टेड मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट से एक रिटर्न चाहिए होता है, उस रिटर्न को हम लोग क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हमने किया था तो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर कट ऑफ रेट, हर्डल रेट और ये सारी चीज़ें, रेट ऑफ रिटर्न, ये सब हमने देखा था। तो यही सब चीज़ें होती हैं हर्डल रेट के अंदर, क्योंकि हर्डल रेट ही आपका मिनिमम एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जिस पे कि इन्वेस्टर को बेसिकली लॉस नहीं होता है। जितना आप एक्सपेक्ट जैसे आपने 20,000 रुपीज़ किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं आपका एक थॉट रहेगा कि मुझे इतना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, मीन्स आपको 10%, 12% इस तरह का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को ही हम यहाँ पे कट ऑफ रेट, हर्डल रेट, रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ पे बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। इसको बेसिकली हम लोग अगर प्रोस्पेक्टिव से देखें किसके, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो इसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जिसके अंदर हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पढ़ा था। जितने भी आपके पास में सोर्सेज होते हैं जैसे उनकी कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉस्ट होती है, तो वो अगर हम प्रोस्पेक्टिव देखते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको हम हर्डल रेट बोलते हैं। अगर हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसके प्रोस्पेक्टिव से, उस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये आंसर इसके अंदर सही बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन द डैश ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि आपसे बोला गया है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट होता है इसमें आप किसको मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, एक कोर्स ऑफ एक्शन में। अब कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर किस चीज़ को मैक्सिमाइज करते हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, ग्रोथ को, नेट प्रेजेंट वैल्यू या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू को, क्योंकि देखिए और ऑप्शंस की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रॉफिट की अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमाइज करने की, तो ये एक आपका ट्रेडिशनल सेंस बनता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा है हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। और वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का मतलब होता है कि हमारे जो भी शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर्स की मार्केट वैल्यू को हाईएस्ट करना, क्लियर, उनको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न दिलाना, इसी को हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। और ऑटोमेटिकली जब हमारे शेयर होल्डर्स की यहाँ पे वेल्थ इंक्रीज होगी तो कंपनी की भी एक अच्छी छवि यहाँ पे बनती, मार्केट के अंदर एक अच्छी गुडविल यहाँ पे क्रिएट होती है, अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बात की गई है नेट प्रेजेंट वैल्यू की, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या कि इसके अंदर आप डिस्काउंटेड फैक्टर को ले रहे हैं। डिस्काउंटेड फैक्टर का मतलब क्या है कि आप फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं ना, जैसे 10,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट आपने आज किए हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये 10,000 रुपीज़ आज के 5 साल के बाद भी 10,000 ही रहेगा, तो फिर आप इसके अंदर जो आपके टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कंसेप्ट है उसको कंसिडर नहीं कर रहे, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज के 10,000 रुपये कल को आपके 10,000 तो रहेंगे नहीं।
तो इसके अंदर हम लोग फ्यूचर की वैल्यू को आज देखते हैं कि ये वैल्यू क्या होने वाली है। इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड यहाँ पे कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू इसके अंदर कंसिडर की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम बात कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की, तो वो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करता है। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारे इसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज की जाती हैं वो आपको पता है, जिसके अंदर हम लोग लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को यहाँ पे दिखाते हैं और इन दो पार्ट के अंदर हम सारे के सारे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करते हैं कंपनी की। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है इसके अंदर द बिजनेस फर्म्स विच अडॉप्ट सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम ईयर टू ईयर इज नोन एज। यानी कि जब आप एक साल से दूसरे साल में, यानी कि लास्ट के 5 ईयर से, आपके लास्ट के 10 ईयर से, लास्ट के 3 ईयर से सेम तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, मेथड्स को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करते आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। कंसिस्टेंसी कहेंगे, वर्टिकल कंसिस्टेंसी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी कहते हैं या थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको पता चल गया होगा, इसको हम कंसिस्टेंसी तो कहते हैं, लेकिन किस तरह की कंसिस्टेंसी कहेंगे हम। कंसिस्टेंसी मतलब कौन सी होगी, वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल होगी या सिंपल कंसिस्टेंसी होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम इसके अंदर बात कर रहे हैं अलग अलग ईयर्स की। अलग अलग ईयर्स में जैसे मैंने एक टाइमलाइन यहाँ पे बनाई है 2017, 2018, 19, 20, 21 या 22, ठीक है। ये टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पे हर ईयर पे मैं सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करता हूँ, मेथड सेम है मेरे, प्रैक्टिसेस मेरे सेम है ईयर टू ईयर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। नाम याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वन ऑफ द मेजर व्हीकल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पे बोला गया है आपसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए आप कौन सी व्हीकल्स, बेसिकली यहाँ पे मतलब है कौन से टूल का आप यूज करते हैं। बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, इनकम स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब भी आपको पता है कि हम लोग एजीएम करते हैं, राइट। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम के अंदर कौन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, शेयर होल्डर्स यहाँ पे आते हैं मीटिंग के अंदर, ये सब कुछ होता है। तो उनको जब भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ये किया जाता है एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू। हर कंपनी की अपनी एनुअल रिपोर्ट्स होती है, एनुअल बुक्स आप उसके देख सकते हैं। उसके अंदर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर कंपनी ने क्या क्या चीज़ें अचीव करी हैं, कितना कंपनी का डेट है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है, कितना कंपनी ने प्लेस किया है, कितना कंपनी ने यहाँ पे डेट फ्री अपनी आप हुई है। तो ये सारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना इक्विटी का पोर्शन है, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स का पोर्शन है, ये सारा सब कुछ, कितना डिविडेंड, सारा सब कुछ आपके एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंसिस्ट किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड when they are earned usually at the date of a transaction with a third party under। आपसे बोला गया है कि एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके अंदर जब रेवेन्यू ऑकर होता है उसी टाइम इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। मीन्स रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर अर्नड यूजुअली एट द डेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। मीन्स कहने का मतलब जब ट्रांजेक्शन हो गई उसी समय उस ये रेवेन्यू को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इस कंसेप्ट को आप लोग क्या बोलते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट बोलेंगे, मैचिंग कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट या गोइंग कंसेंट कंसेप्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। जब हम बात करते हैं कंसेप्ट की तो दो कंसेप्ट हमारे पास निकल के आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एक कंसेप्ट होता है कैश बेसिस कंसेप्ट, एक होता है एक्रूवल बेसिस कंसेप्ट। कैश बेसिस के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं, जब कैश एक्चुअल में रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। ए ने बी को 10,000 रुपीज़ दे दिए हैं, एक्चुअल पे कर दिए हैं, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कि हम लोग इसको कैश बेसिस के अंदर इंक्लूड करते हैं। जबकि हमने कहा कि ए ने बी को सेम तरह के 10,000 के गुड्स उधारी में दिए हैं, क्रेडिट पे आपने यहाँ पे गुड्स को दिए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोग कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन एक्रूवल बेसिस पे कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन को जरूर रिकॉर्ड किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टू और मोर फर्म्स
कैन बी मेड फॉर ड्रॉइंग इन्फ्रेंसेस इन टर्म्स, यानी कि यहाँ पे बोला गया है आपसे कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं दो या दो से अधिक फर्म्स की, तो उसमें आप इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। किस बेसिस पे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे, या कंपैरेटिव एनालिसिस, या इंटर फर्म कंपैरिजन। देखिए यहाँ पे बात किसी की जा रही है, टू और मोर फर्म्स की बात की जा रही है। दो टर्म हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। एक टर्म होती है इंटर, ठीक है, एक फर्म होती है इंट्रा। तो ये दो टर्म आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, इंटर और एंट्रा। इंटर के अंदर हमेशा दो पर्सन होंगे, दो कंपनीज होंगी, दो एंटिटी होंगी, दो यूनिट्स होंगे, राइट। जबकि इंट्रा के अंदर होगा सिर्फ वन यूनिट, वन पर्सन, वन कंपनी, एज यू कैन से। तो ये इस तरह की चीज़ होती है। तो इंट्रा का मतलब होगा सिंगल, जबकि एंटर का मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे पता चल रहा है आपको कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द फिगर्स शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड टू परसेंटेज सो एज टू एस्टैब्लिश ईच एलिमेंट टू दी टोटल फिगर ऑफ द स्टेटमेंट इज। अब आपसे बोला गया है इसके अंदर कि आप क्या करते हैं, फिगर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपके पास में फिगर्स दिख रही हैं, उन फिगर को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में। किस चीज़ के लिए? एज टू एस्टैब्लिश ईच एलिमेंट टू द टोटल फिगर। मीन्स जो टोटल फिगर है उसके परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग उन फिगर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? ट्रेंड रेशियोज बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हैं, या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलेंगे, या नन ऑफ दी अबव। तो जब आपने देखा होगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसके अंदर जब हम टर्म्स की बात करते हैं, माने कि हम इंडिविजुअलाइज्ड अपने टर्म्स की बात करते हैं, हम लोग अपने कंपोनेंट्स की बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उनको परसेंटेज के फॉर्म में दिखाया जाता है। टोटल के परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। वैल्यू में तो हम एक्सप्रेस करते ही हैं, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में भी हम एक कॉलम में दिखाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है EBI TDA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये होता है, या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेट अमोर्टाइजेशन होता है, अर्निंग बिफोर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन टैक्स डेट एंड एनुअल चार्जेस होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एनुअल चार्जेस होता है। EBIT तो आपको पता ही होगा, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो यहाँ तक आ गए, ये दो आपके सही हो गए। अब इसके अंदर आता है कि डेप्रिसिएशन आएगा या फिर डेट आएगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका सही बनेगा बी वाला, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसके अंदर आता है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पीरियड्स। दिस कन्वेंशन इन प्रिपरेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। आपसे बोला गया है कि जब हम लोग सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट पीरियड्स में, डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर, तो इस कन्वेंशन को क्या बोला जाता है? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ द रेसिप्रोसिटी, या फिर कन्वेंशन ऑफ इक्वालिटी, या कन्वेंशन ऑफ इक्विवेलेंसी। तो आपको पता है जब हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था उसके अंदर हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा था। अब वो हॉरिजेंटल कंसिस्टेंसी था, लेकिन इसके अंदर बोला गया है सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की। तो ये आपका हो जाएगा, कन्वेंशन की जब बात की गई है तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन द फाइनेंशियल एनालिसिस शोइंग व्हेन द पेमेंट्स आर मेड इज कॉल्ड। अब आपसे बोला गया है कि जब पेमेंट यहाँ पे होती है, पेमेंट यहाँ पे कॉल की जाती है, पेमेंट यहाँ पे हो जाती है, तो उसमें हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है? टाइम वैल्यू, टाइम पीरियड, टाइम लाइन, या कंपाउंडिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन। आपने देखा होगा जब हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक पे भी आपका आता है कि टाइम लाइन, समवन हैज़ पोस्टेड ऑन योर टाइम लाइन। तो ये चीज़ आपने देखी होगी। टाइम लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका टाइम पीरियड दिखाता है उसके अंदर, जैसे 5 आवर्स अगो, 2 आवर्स अगो, 1 आवर्स अगो,
या 1 डे अगो, 2 डे अगो, ये सारा क्या है, टाइमलाइन है ये टाइमलाइन। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो टाइमलाइन वो हम लोग बनाते हैं। जैसे ये टाइमलाइन मैंने बनाई तो ये अलग अलग टाइमलाइन हो गई। जैसे 2000 एक ईयर का मैं ले लेता हूँ, 2020 का मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, फिर मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, फिर इतना प्रॉफिट, ये अलग अलग ईयर्स का डेटा आ गया। तो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैरिड आउट मेनली यूजिंग द पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जब आप क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर रहे हैं, किसके बेसिस पे, पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक एनालिसिस बोलेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस बोलते हैं, या इंटरनल एनालिसिस बोलेंगे, या फिर इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोलते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब मैंने आपको बताया था रिसर्च मेथडोलॉजी, जब हमने आरएम पढ़ा था कोर्स के अंदर, तो मैंने 2 सोर्सेज ऑफ डेटा आपको बताए थे। एक तो मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है, एक आपका सेकेंडरी होता है। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी यहाँ पे। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा वो डेटा होता है जहाँ पे आप डेटा एट फर्स्ट कलेक्ट करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे पहली बार डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। जबकि अगर हम बात करते हैं अपने सेकेंडरी सोर्स की, तो सेकेंडरी सोर्स के अंदर आपके पास में डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज से होता है। लाइकवाइज पेपर्स हो गए आपके, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो गए, इसके अलावा आपके पास में थेसिस हो गए, इसके पास अदर वेबसाइट्स हो गई, ये सारे आपके सेकेंडरी सोर्स का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है सेकेंडरी सोर्स का पार्ट, और सेकेंडरी में क्या चीज़ आती है आपके पास में, इसको हम एक्सटर्नल एनालिसिस बोलेंगे, क्योंकि बात की जा रही है ऑलरेडी पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन की। सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कॉमन साइज बैलेंस शीट ईच आइटम इज एक्सपेक्टेड एज ए परसेंटेज ऑफ। अब यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट का, तो इसमें कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में पूछा गया है कि आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आप हर एक आइटम को किस परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इक्विटी कैपिटल के, डेट कैपिटल के, फिक्स्ड एसेट या टोटल एसेट के। तो इसके अंदर जो सही आंसर आपका बनेगा वो बनेगा इक्विटी कैपिटल, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी कैपिटल के परसेंटेज के फॉर्म पे यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे टोटल एसेट, सॉरी यहाँ पे बात की गई है कॉमन किसकी, बैलेंस शीट की बात की गई है, तो बैलेंस शीट के अंदर टोटल एसेट्स का पार्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एनालिसिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास में वैसे ये स्पेशली कोर्स के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये सारी मेथड्स, ये आपके कैपिटल बजटिंग के मेथड्स होते हैं। कैपिटल बजटिंग अभी के लिए आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसके एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग पेड कोर्सेज के अंदर जो है मैं उसमें आपको पेड कोर्स में अवेलेबल ये वीडियो करा दूंगा, जिसके अंदर हम अलग अलग मेथड्स को यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर बात की जाती है कुछ जो मेथड हैं आपके कैपिटल बजटिंग के अंदर, जो कि आपके टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ द मनी भी हमने पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी में डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो टाइम वैल्यू ऑफ द मनी के अंदर कंसीडर करने के अंदर भी कुछ मेथड आती है, यानी कि कुछ मेथड टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करती है और कुछ मेथड नहीं कंसीडर करती है। ये सारी की सारी मेथड आपकी कैपिटल बजटिंग की होते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि विच टेक्स इनटू अकाउंट, यानी कि जो आपके टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करता है वो कौन सी मेथड है। देखिए पे बैक पीरियड मेथड कंसीडर नहीं करता है, दूसरा बेल आउट पे बैक पीरियड भी नहीं कंसीडर करता है, जबकि पे बैक मेथड फॉर अनइक्वल रिटर्न ये भी कंसीडर नहीं करता है। तो बचा क्या, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसीडर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट टू क्रेडिटर्स विल रिजल्ट इन। जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को तो इसका क्या रिजल्ट होगा, मीन्स आपको नेट इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा। इसको हम सोर्सेज ऑफ फंड्स कहेंगे, नो इम्पैक्ट ऑफ फंड्स कहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन होगा, सोर्स होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये सही आंसर इसके अंदर होगा नो इम्पैक्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसको, पेमेंट करने को, क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा। देखिए एक साइड पे हमारे पास में ये क्रेडिटर्स हो गए 20,000 रुपीज़ के,
ठीक है। और दूसरे साइड हमने इसकी पेमेंट करनी है, पेमेंट 20,000 की होगी और कैश मेरे पास पड़ा है 20,000, ठीक है। ये मेरे पास एसेट साइड में होगा, सीधी सी बात है, और ये मेरे पास में लाइबिलिटी साइड में होगा। जब मैंने एसेट में मेरे पास 20,000 कैश है, इसकी पेमेंट कर दी है, तो 20,000 से कैश मेरा रिड्यूस हो जाएगा, सीधी सी बात है, और 20,000 से ही मेरे क्रेडिटर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब नेट इफेक्ट तो फिर भी जीरो आएगा ना, जो मेरे पास में बैलेंस शीट है वो अभी भी मेरे पास मैच करेगी। तो कहने का मतलब कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फंड पे। जितने से मेरे क्रेडिटर्स की पेमेंट हुई, मीन्स कैश मेरा रिड्यूस हुआ, उतने से मेरे क्रेडिटर्स कम भी हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी फंड में चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंड्स फ्लो एनालिसिस इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट नोन है। जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े तो उसके अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मेट पढ़ा था, इस फॉर्मेट को हम लोग क्या कहते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड हम क्या कहते हैं। तो सारे के सारे सही हैं स्टेटमेंट, हम लोग इसके अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन भी इसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी कहते हैं। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके सही आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स प्रीवियसली मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल रिजल्ट इन। जब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, रीपेमेंट करने की, लॉन्ग टर्म लोन की, तो इसमें हमारे पास इसको सोर्सेस ऑफ फंड बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलेंगे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म के लोन का पेमेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो एनालिसिस, यानी कि फंड फ्लो एनालिसिस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स इन रेजिंग न्यू फाइनेंसेस, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो जब भी हम बात करते हैं फंड फ्लो एनालिसिस की, तो हम नए फाइनेंस को, न्यू फाइनेंस के सोर्सेज को रेज करने के लिए इसका यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए भी इसका यूज होता है, बिल्कुल किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, बिल्कुल ये प्लानिंग एंड कंट्रोल का एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। जबकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही बन जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स या हम लोग सोर्सेज ऑफ फंड्स की, तो इसके अंदर आपसे बोला गया एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन सा है। परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में आप पैसे का पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रिपेमेंट ऑफ लोन में भी आप जो लोन लिया था, बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन को आप कंसीडर कर लीजिए इसके अंदर, तो उसका पेमेंट कर रहे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी के अंदर भी आपके पास में एसेट आ रही है और आप उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब उसका पेमेंट कर रहे हैं। फ्री में तो कोई आपको एसेट देगा नहीं, मशीनरी फ्री में आपको कौन देगा, तो इसके लिए आपको पेमेंट कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही आपके सही आंसर है, क्योंकि तीनों के अंदर आपके पास से पैसा जा रहा है, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाईली गियर्ड कंपनी एक्सपोजेस टू। जब भी हम बात करते हैं गियर की, गियरिंग की, तो हाईली गियर्ड कंपनी का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन रिस्क यहाँ पे होता है ज़्यादा, बिजनेस रिस्क बढ़ता है, या फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, या इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ता है। गियर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके अंदर हाई डेट होता है। कंपनी के अंदर जहाँ पे हाई डेट होता है, डेट का पोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो उसको हम गियरिंग का हाई गियर्ड कंपनी यहाँ पे कहते हैं। तो हाईली गियर्ड कंपनी किस चीज़ को एक्सपोज करता है, तो इसके अंदर जो सही आंसर आपका बनेगा फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इसके अंदर ज़्यादा डेट ले रहे हैं, तो फाइनेंशियल रिस्क का पार्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल ऑफ गियरिंग मीन्स। जब आपके पास में हाई लेवल ऑफ गियरिंग का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन ऑफ द लोन फंड्स टू नेटवर्थ इज हाई, प्रपोर्शन ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट इज हाई, प्रपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर इज हाई, प्रपोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट टू द शेयर होल्डर फंड इज हाई। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि गियरिंग, हाई लेवल ऑफ गियरिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपके पास में डेट का पोर्शन ज़्यादा होता है, इक्विटी का पोर्शन कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई लेवल ऑफ गियरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पे, प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर फंड इज लो, यानी कि हम लोग इसके अंदर क्या बात करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड आपका कम है इसके अंदर, जबकि लॉन्ग टर्म डेट की हम बात कर रहे हैं, वो आपके पास में सॉरी यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट, प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर फंड इज लो। तो ये सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या बात की गई है, लॉन्ग टर्म डेट टू शेयर होल्डर फंड इज लो, माने कि लॉन्ग टर्म डेट इसने कम बताया है।
तो कम नहीं, इसके अंदर तो लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा होता है, जबकि इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड आपका कम होता है। क्लियर? तो ये उल्टा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग फंड्स टू नेट वर्थ इज हाई, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके अंदर लोन फंड्स को ज़्यादा आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जब भी डेट की बात की जाती है तो डेट के अंदर हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारे पास में लोन का पैसा ज़्यादा होगा। लोन का पैसा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स पेड इज कंसर्न विथ। जब भी हम लोग बात करते हैं अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ की, ठीक है, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमने अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर हम लोग इनकम टैक्स जब पे किया जाता है तो उसके कौन सी एक्टिविटी में आती है, तो वो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनता है। ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड एज। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकाला जाता है आपसे ये पूछा गया है। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालने का फॉर्मूला बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला इसमें से कौन सा होता है, तो सही जो आंसर है आपका वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT मतलब हो गया आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है, तो सही आंसर बन जाता है। ओके, फिर फाइनेंशियल लीवरेज का भी फॉर्मूला आपसे पूछा गया। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला आपसे क्या होता है, देखिए जैसे ऑपरेटिंग लीवरेज का हमने देखा अभी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT होता है। क्लियर? तो फाइनेंशियल लीवरेज का होता है जब हम लोग बात करते हैं EBIT को डिवाइड करते हैं EBT से, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। और EBIT को जब हम लोग डिवाइड करेंगे EBT या PBT भी इसको बोला जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स कह सकते हैं या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन है, तो सही आंसर हो जाएगा EBIT डिवाइडेड बाय PBT। विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्स कांस्टेंट KD एंड KE। अब यहाँ पे देखिए कुछ डिविडेंड की थ्योरीज हमारे पास में होती हैं। हम लोग बात करते हैं डिविडेंड की या कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से ये क्वेश्चन किया गया है। इसके अंदर आपसे जैसे हमने अप्रोचेस पढ़ी थी अलग अलग, हमने नेट इनकम अप्रोच पढ़ी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच पढ़ी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच पढ़ी थी जिसको MM मॉडल कहते हैं। तो ये 4 अप्रोच हमने पढ़ी थी। तो इसके अंदर KD और KE कांस्टेंट किस मेथड के अंदर एज्यूम की जाती हैं, नेट इनकम अप्रोच के अंदर, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अंदर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर या MM अप्रोच के अंदर, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा नेट इनकम अप्रोच। क्योंकि इसके अंदर नेट इनकम अप्रोच एक हमारी क्या होती है, इसके अंदर ये फेवरेबल मेथड होती है जो कि कहती है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं आपके कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हमारी कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है, मींस कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हम लोग फंड में जो हमारे पास है डेट प्लस इक्विटी दोनों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि हमारी बिजनेस की सिचुएशन अच्छी हो सकती है। जबकि हमारे पास में इरेलीवेंट अप्रोच थी, ये रेलेवेंट अप्रोच है। इरेलीवेंट अप्रोच कौन सी थी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच थी और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच थी। ट्रेडिशनल अप्रोच बीच की अप्रोच है, ये कहती है कि आप दोनों मेथड को, मतलब ये बेसिकली कहती है कि आप एक तरीके से रेसनेबल बनने की बात करती है, जिसके अंदर कहती है आप अच्छे से यूज कीजिए डेट को भी और इक्विटी को भी। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात हो गई। सो नेट इनकम अप्रोच के अंदर बात की जाती है कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दोनों यहाँ पे बराबर होने चाहिए, तभी हम लोग इसके अंदर KO यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग देखेंगे। फर्म की ओवरऑल कॉस्ट कैसी रही, कितनी आई, वो हम लोग इसके अंदर चेकआउट कर पाएंगे जब हम KD और KE दोनों कांस्टेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब आपको बोला गया है इसके अंदर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। अंडर NI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम। नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जब भी हमने बात करी है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था आपसे, तो इसके अंदर हम लोग जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो इरेलीवेंट भी नहीं है, बेसिकली पूरी की पूरी रेलेवेंट भी नहीं है। तो इसके अंदर तो आपके पास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम नहीं रहती, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम KO के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप अगर अच्छे तरीके से डेट और इक्विटी में आप प्रोपोर्शनेट अच्छे से या प्रोपोर्शन आप अच्छा बनाएंगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, रिड्यूस होगी, ये बात की जाती है। दूसरा NI अप्रोच, तो ये तो आपकी फेवरेबल अप्रोच है, यानी कि ये है तो आपके रेलेवेंट अप्रोच है, तो इसके अंदर तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, रिड्यूस होती है। जैसे जैसे हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है।
क्लियर हुआ की बात। तो इसके अंदर थर्ड स्टेटमेंट जो है अंडर NOI अप्रोच ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन सेम, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे स्टेटमेंट, क्योंकि NOI अप्रोच क्या बोलती है कि जितने रेट से आपकी डेट यानी कि KD की जो बेसिकली डेट का पोर्शन आपने जो लिया है उससे आपकी कॉस्ट कम हुई है ना, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि डेट का जो सोर्स है यानी कि हम लोग जो डेट का पैसा ले रहे हैं, डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एज कंपेयर टू इक्विटी, ये बात बोली जाती है फाइनेंस के उसमें। तो KD से जो जितना आपका डेट यानी कि जितना आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ है ना, जितनी कॉस्ट आपकी कम हुई है, तो इस अप्रोच में बोली जाती है उतनी ही आपका रिस्क इक्विटी का बढ़ जाता है, क्योंकि इक्विटी वाले हाइयर डिमांड करने लगते हैं, ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं, तो इसके अंदर जो नेट इफेक्ट होता है नलिफाई हो जाता है। दैट्स वाई ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसी थी वैसी ही रहती है और हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर का हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाली स्टेटमेंट बोलती है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट बन जाएगी। नेक्स्ट है द ट्रेडिशनल अप्रोच टू वैल्यू ऑफ द फर्म इज दैट, यहाँ पे बोला गया है ट्रेडिशनल अप्रोच की बात की गई है वैल्यू ऑफ द फर्म में। देयर इज नो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय द जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर इंडिपेंडेंट, रिस्क ऑफ द फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात भी करी थी ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑप्शन नंबर बी जो है इसके अंदर बोलता है वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय जुडिशियस यूज ऑफ लीवरेज। आप डेट का इस तरीके से यूज करो कि आप अपनी वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ा सकें, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकें, ये बात की जाती है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अब यहाँ पे बात आती है डिविडेंड की। डिविडेंड थ्योरीज हमने पढ़ी थी, वॉल्टर मॉडल पढ़ा था हमने, गॉर्डन मॉडल हमने पढ़ा था इसके अंदर। तो वॉल्टर मॉडल के अंदर क्या बोला जाता है 100% डीपी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कब होगा, जब K इज इक्वल टू R होगा, K इज लेस देन R, K इज ग्रेटर देन R या K इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमने बात करी थी ना, तीन तरह की चीज़ें हमने बात करी थी, जब भी आपके पास में क्या होगा R इज ग्रेटर देन K होगा, तो इसमें मैंने बोला था कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मतलब पूरा का पूरा रिटेन 100% रिटेन 0% पे आउट। क्लियर हो गई बात। जब हमने इसके उल्टा बात करी है, यहाँ पे बात की जाती है R इज लेस देन K, तो इसमें 100% पे आउट 0% रिटेन। क्लियर। और इसके अलावा 0 के इक्वल टू के केस में कुछ भी कर सकती कंपनी, जिसमें दोनों इक्वल हैं R और K, तो अपने डिपेंड करता है कंपनी पे। तो इसमें 100% आपसे बोला गया डिविडेंड पे आउट, तो मतलब जिसमें R आपका लेस देन K होता है वो सिचुएशन यहाँ पे होती है। तो आपको दिखेगा ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी में K इज ग्रेटर देन R। तो ये सिचुएशन होती है जब 100% डिविडेंड पे आउट कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए फर्म हैज K इज ग्रेटर देन R द वॉल्टर मॉडल सजेस्ट फॉर, यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। जब आपके पास में KE बड़ा है किससे, R से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ग्रेटर देन R यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, R इज रेट ऑफ रिटर्न, तो इस केस में क्या किया जाएगा वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, 0 पे आउट, 100 पे आउट, 50% पे आउट या 25% पे आउट। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न आपका कम आ रहा है KE से, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर पूरा का पूरा पे आउट कर देंगे, यानी कि 100% इसके अंदर पे आउट कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। इसके अंदर बोला गया है K इज ग्रेटर देन R, तो इसके अंदर आपके पास में KE इज ग्रेटर देन R, तो 0% इसके अंदर पे आउट किया जाए, मतलब 100% पे आउट किया जाएगा। इस ऑप्शन को आप सही कर लेना है यहाँ पे। इसमें 0% पे आउट नहीं, इसमें 100% पे आउट किया जाएगा रेशियो, क्योंकि आपको पता है अगर R आपका लेस देन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे। अगर R ग्रेटर होता, मतलब रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा होता, तो हम इन्वेस्टमेंट करते, अपने पास रिटेन करके रखते, उसके फर्दर इन्वेस्टमेंट करते और फिर अच्छा रिटर्न देते। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही कर लेना। उसके बाद है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट गिवन बाई। बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट किसने दिया था, तो ये दिया था, दो मॉडल थे हमारे पास में जो हमने बात करी थी, और वैसे 4 मॉडल इसके अंदर होते हैं। रेसिडियल थ्योरी भी होती है, MM मॉडल भी होता है, और आपके पास में गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल भी होता है। ठीक है, वॉल्टर। तो यहाँ पे बर्ड इन हैंड जो थ्योरी थी वो दी थी गॉर्डन ने, तो ये गॉर्डन्स मॉडल यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडियल्स थ्योरी आर्ग्यूज दैट डिविडेंड इज ए। अब यहाँ पे बोला गया है रेजिडियल थ्योरी के अकॉर्डिंग डिविडेंड क्या होता है,
इसमें क्या बोला गया है, रेलेवेंट डिसीजन होता है, एक्टिव डिसीजन, पैसिव डिसीजन या इरेलेवेंट डिसीजन। तो इसके अंदर रेजिडुअल थ्योरी बोलती है कि आपका जो डिविडेंड होता है वो आपका पैसिव डिसीजन होता है। मीन्स पहले अगर आप बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं जो आपका बचा लास्ट में, जैसे रेसिडुअल से आपको पता चल रहा होगा, रेसिडुअल मतलब होता है जो लेफ्ट है आपका, लास्ट में जो बच गया, बाकी काम करने से जो लास्ट में आपका बच गया उसको आप डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं, तो ये पैसिव डिसीजन है। एक्टिव डिसीजन का मतलब होता है कि पहले आप डिविडेंड बांट रहे हैं, बाकी चीज़ें आप बाद में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। फिर है डिविडेंड इरेलेवेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन। जो आपका एमएम मॉडल है या मोदीगिलानी मिलर अप्रोच है, उन्होंने डिविडेंड इरेलेवेंस अप्रोच दी थी, और लास्ट में मैंने आपसे कोर्स के अंदर बात भी की गई थी एमएम अप्रोच कैसे, एमएम यानी कि मोदीगिलानी और मिलर कैसे अपने ही आर्ग्यूमेंट से बेसिकली यहाँ पे पलट जाते हैं। तो ये एक अप्रोच इन्होंने दी थी किस बेस पे, आर्बिट्रेज पे, हैजिंग पे, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो ये लोग मतलब एक तरीके से अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल भी दोनों चीज़ नहीं आ सकती ना, या तो हेड आएगा या तो टेल ही आएगा। तो ये कहते हैं हेड भी हमारी होगी, टेल भी हमारी होगी, तो ये आर्बिट्रेज अप्रोच पे बात करते हैं। ये कहते हैं जब इनकम टैक्स हो तब हम ये बात करेंगे, जब इनकम टैक्स हो तब हम नहीं हो तब हम ये बात करेंगे। तो ये इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए में होता है, यानी कि आर्बिट्रेज प्रोसेस को इन्होंने फॉलो किया था। इफ के इज इक्वल टू आर द अंडर द मॉडल ऑफ वॉल्टर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलेवेंट। आपसे बोला गया है जब के ई और आर यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और आर दोनों बराबर हैं आपके पास में, तो वॉल्टर मॉडल के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इरेलेवेंट होगी, मतलब कौन सी चीज़ आपकी इरेलेवेंट होगी, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डीपी रेशियो, नन ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास डीपी रेशियो, क्योंकि डीपी रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो इसके अंदर बेसिकली आपका इरेलेवेंट होता है वॉल्टर मॉडल के अंदर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इसके अंदर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ द मनी टुडे एंड टुमारो इज रेफर्ड एज। अगर हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ द मनी की आज और कल, यानी कि जो वैल्यू आज है और जो वैल्यू कल है उसकी बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, इन्फ्लेशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बेस रेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम लोग पढ़ते हैं कि आज जो पैसे की वैल्यू है, जो रुपीज़ की जो वैल्यू है पर्टिकुलर रुपीज़ की, वो कल को क्या होने वाली है, या कल को जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि हमारा इतना रुपया होना चाहिए, यानी कि 2 लाख रुपीज़ के अराउंड जब हमारा होना चाहिए, उसकी आज हमको कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी आज की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों चीज़ें टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द 2 बेसिक टेक्निक्स फॉर एडजस्टिंग टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें बताई गई टाइम वैल्यू ऑफ द मनी के अंदर। जब हम लोग बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को कैलकुलेट करने की, तो 2 मेथड हमारे पास थी, दोनों मेथड को हमने देखा था। तो दोनों मेथड कौन सी होती हैं, एक होती है डिस्काउंटिंग और दूसरी होती है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग 2 मेथड कैसे कैसे काम करती हैं, जब हम लोग बात करते हैं अपने आज की, ये हमारे पास में आज है, ठीक है, टुडे, ये कुछ पैसा है और इसकी फ्यूचर वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, यानी कि फ्यूचर के आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स व्हाटएवर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी फ्यूचर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंपाउंडिंग। और जब हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर के वैल्यू की आज क्या वैल्यू होगी, यानी कि ये जो है 15 ईयर्स के बाद जो वैल्यू आपके पास में है, मान लिया जाए 1 करोड़ है, तो इसकी आज की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो ये 2 मेथड होती है, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे जो आपने देखे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं, इनको आप लोग डिटेल में कीजिए। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।